हाय गाइस, वेलकम टू अगला सेम। तो आपका जेई का पेपर कल है एंड ये इस वाले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर यू। बेसिकली एक चैप्टर वाइज वेटेज आपको बता रही हूँ मैं। हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस है चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर, बट वन डे बिफोर द एग्ज़ाम हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई है कि हमारे पास रिविजन का टाइम बहुत कम है और ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाने को बोला गया था। सो दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेई। एंड चाहे आपका एग्जाम कल है, परसों है, तरसों है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नोट। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सब्जेक्ट वाइज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, विच आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा दैट जेई इज ऑल अबाउट अ रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा चैप्टर है इसमें जो कि बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस का बताया गया है, बट वो ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपका स्ट्रेंथ है, देन डोंट फोरगो दैट ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है कि बाकी सारे बच्चे उस वाले चैप्टर को नहीं पढ़ रहे और आपने उस चैप्टर के 2 ही क्वेश्चन आए थे पर उनको सही से अटेम्प्ट कर लिए, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दैट विच समबडी एल्स इज गोइंग टू लूज एल्सवेयर। तो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी आपको समझना पड़ेगा एंड उसके साथ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डेटा इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लास्ट मिनट रिविजन। तो चाहे आप अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं या 2 दिन के बाद के रिविजन के लिए पढ़ रहे हैं, दिस चैप्टर वाइज स्प्लिट इज गोइंग टू हेल्प यू इन नोइंग कि प्रायोरिटाइज कैसे करना है आपको। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपके लिए पास्ट ईयर पेपर्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ जेई मेन है विद द सॉल्यूशंस और द आंसर कीज उनको हमने कंपाइल करा है एट अगला सेम। एंड मैंने आपको उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो आप उन पेपर्स को ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो सारे पेपर्स को सॉल्व ज़रूर करना। अगर टाइम कम है तो थोड़ा सा ऐसे मतलब जैसे कि क्वेश्चन को ऊपर से देख के फिर उसको जल्दी से सॉल्व करके फिर उसको आंसर मैच करके आप देख सकते हो कि आपके कौन से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इस टाइम पे आपको किस तरह से उनके बेसिस पे अपने आप को कवर अप करना चाहिए। बट यस, पास्ट ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ही टॉपर्स है, जितने ही टीचर्स है, सबने ये बोला हुआ है कि देखो जेई में पास्ट ईयर पेपर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की, व्हाट विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स एंड विच आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। एंड ये डेटा मैं आपको कैसे बताऊंगी, बाय गोइंग थ्रू पास्ट ईयर्स पेपर एनालिसिस। तो जेई मेन ने लास्ट टाइम जो अपने पेपर करे थे वो ओवर नंबर ऑफ डेज करे थे, ओवर नंबर ऑफ शिफ्ट्स करे थे, पर मैंने मोर और लेस एनालाइज करा है कि देखिए डे बाय डे, शिफ्ट बाय शिफ्ट में डिफरेंसेस है कि मान लीजिए एक शिफ्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक का 32% क्वेश्चन आए, दूसरे में 28% आए, बट ऑर्डर सेम रहा है कि मतलब ये अगर इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट शिफ्ट में भी सेम टॉपिक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। फिर भी मैं आपको एक शिफ्ट के बजाय मैं आपको 4 शिफ्ट्स के अलग अलग एनालिसिस दिखाऊंगी, सो दैट यू ऑल्सो गेट एन आइडिया दैट यू नो व्हाट आर द डिफरेंसेस, कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो क्वेश्चन के दूसरे शिफ्ट से। सो देयरफॉर फॉर एवरी सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू शो यू 4 डिफरेंट शिफ्ट्स एनालिसिस एंड गिव यू अ कंक्लूजन ऑन व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स में। अगर हम सबसे पहले शिफ्ट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से 24% क्वेश्चंस आए थे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक में से ओनली 4% क्वेश्चंस आए थे, मैकेनिक्स में से 36% क्वेश्चंस आए थे, मॉडर्न फिजिक्स से 8%, ऑप्टिक्स से 8% एंड एसएचएमएम वेव से 4%। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, दैट मैकेनिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू। तो अगर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पेपर जो है वो मैकेनिक्स से आता है। मैकेनिक्स के अंडर क्या क्या आपके टॉपिक्स होते हैं, सर्कुलर मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, यूनिट एंड डायमेंशंस, रिलेटिव मोशन, ये सारी चीज़ें आपकी मैकेनिक्स में आती है। एंड मैक्सिमम जो पेपर होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस का टॉपिक है आपके लिए वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर क्या क्या आता है, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो 60% पेपर है वो इसी पे बन रहा है कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। बट आपको बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना लगे कि अच्छा मैं सिर्फ यही 2 पढ़ के जाता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ, तो मैं आपको एक और शिफ्ट का एनालिसिस भी दिखा देती हूँ।
एक और जो शिफ्ट में आया था उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 32% था, मैकेनिक्स 20% था। तो अगर आपने ऑब्जर्व करा तो जो एक शिफ्ट में मैकेनिक्स ज़्यादा आया था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कम आया था, पर दूसरे शिफ्ट में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ज़्यादा आया था, मैकेनिक्स कम आया था। बट फिर भी जो मैक्सिमम वेटेज रहा है वो इन दोनों टॉपिक्स का ही रहा है। पर रेस में एक और टॉपिक है विच कुड ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपका लक थोड़ा सा रहा तो फिर मॉडर्न फिजिक्स जो है वो भी पेपर में काफ़ी सिग्निफिकेंट वेटेज में आता है। Like in this shift it came to be around 12% weightage, but at the same time आप देखोगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी 12% वेटेज थे इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व करा, हमने जहाँ तक दूसरे लास्ट ईयर के पेपर्स के शिफ्ट्स को एनालाइज करा है, मॉडर्न फिजिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आर टू सच टॉपिक्स विच आर आइदर आस्क्ड more than 10% और they are asked even less than 5%। तो वो आपके लक पे काफ़ी डिपेंड करेगा कि आपके पर्टिकुलर शिफ्ट में मॉडर्न फिजिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से कितने पेपर आ रहे हैं। सो इफ़ यू हैव टाइम एंड अगर ये आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एरियाज है तो मॉडर्न फिजिक्स और हीट थर्मोडायनेमिक्स को ज़रूर करके जाइएगा, बिकॉज हो सकता है आपका 24% पेपर मतलब 1/4 ऑफ द पेपर शायद इन दोनों टॉपिक्स में से भी आ जाए। राइट, सो इफ यू हैव टाइम डू देम, अदरवाइज इफ यू डोंट हैव टाइम तो आप मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डायनेमिक्स पे ही ज़्यादा टाइम लगाइएगा। मैं आपको एक और शिफ्ट का बता देती हूँ। इस शिफ्ट में भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स, इसमें तो इनफैक्ट 36 + 28% विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब मोर देन 50, मतलब मोर देन 60% ऑफ द पेपर केम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये काफ़ी वेटेज रहा था इनका। तो आई थिंक यू कैन वेरी फेयरली कंक्लूड कि अगर आपको मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है तो आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। एंड बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग ना लाए किसी पेपर में, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि अच्छा मैंने तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ये ऑप्शन होगा करके आते हैं, बिकॉज ये जेई हैज़ नेगेटिव मार्किंग, राइट, स्पेशली द एमसीक्यूज। न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन में यू वोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग, बट आप जितना नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करोगे उतना आपके मार्क्स गेन होंगे। तो फोकस ऑन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बट ऐसा भी नहीं है कि इसके सारे क्वेश्चन करके ही आने, बेशक गलती मार्क करना, डोंट डू दैट, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर योर जेईई मेन एग्जाम। जहाँ तक बात रहती है ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स काफ़ी स्टूडेंट्स का फिजिक्स में फेवरेट सब्जेक्ट होता है। somehow ऑप्टिक्स पीपल डू लाइक इट, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है जेईई में। तो इफ़ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एरिया फॉर यू, गुड, आप शायद ये पेपर का जो 8% है इसमें फुल्ली स्कोर करके आएंगे। बट अगर आपके पास रिविजन का टाइम कम है तो ऑप्टिक्स के सिर्फ आप ऊपर ऊपर से अभी जो लास्ट मोमेंट रिविजन में जो आप देख के जाते हो ना, सिर्फ वो देख के जाना, अभी इस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। एक लास्ट में एक और फिजिक्स का आपको एनालिसिस दे देती हूँ जो एक और शिफ्ट में आया था। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 24% था, मैकेनिक्स 28% था, मॉडर्न फिजिक्स 12% था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बट 80% था। तो मॉडर्न फिजिक्स भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मोर और लेस, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज देखिए मॉडर्न फिजिक्स एक वो एरिया है जो कि आप अगर जब इंजीनियरिंग में ज्वाइन करेंगे, स्पेशली इफ यू गो टू इलेक्ट्रॉनिक्स और अ बैच लाइक दैट, तो ये आपके काफ़ी काम में भी आएगा। तो अगर इस एरिया में आपको इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन जेईई। मतलब वो जो होता है ना कि आप टॉप इतने थाउजेंड्स में तो आ गए, पर टॉप 1000 में से टॉप 500 में जाने के लिए जो आपको एक जंप चाहिए होता है वो आप इनमें अच्छा करके ला सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट फिजिक्स। सो द कंक्लूजन फॉर फिजिक्स इज कि आपको सबसे पहले तो मैकेनिक्स पे बहुत ध्यान देना है, मैकेनिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर मॉडर्न फिजिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आपका ऑप्टिक्स एंड एसएचएम वेव्स आते हैं। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछिएगा। द नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में वैसे ज़्यादा एनालाइज करने का कोई फ़ायदा है नहीं। केमिस्ट्री में आप ब्रॉडली देर आर जस्ट 3 डिविजन्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। एंड हर स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, एक वीक एरिया होता है और एक अनइंटरेस्टेड एरिया होता है। कि कुछ स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद आती है और वो उसमें अपना सारा ध्यान लगा देते हैं और बाकी तो को छोड़ ही देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी जेईई मेन में, बिकॉज सी केमिस्ट्री एक पूरा सब्जेक्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप जस्ट ऑर्गेनिक पढ़ के चले जाओ, बाकी दो को छोड़ दो, क्योंकि आप ऑर्गेनिक में बेशक 100% ही ले आओ, फिर भी आपको फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर लूजिंग आउट योर मार्क्स इन द अदर एरियाज। एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, तीनों में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों में मोर और लेस एक सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ही आता है
कि केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा उसमें 30% ऑलमोस्ट आपका इनऑर्गेनिक रहेगा, ऑलमोस्ट 33% ऑर्गेनिक रहेगा एंड ऑलमोस्ट बाकी रेस्ट ऑफ द परसेंट फिजिकल रहेगा। तो ऐसा गलती काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत याद करने की चीज़ है, वो नहीं करनी। डोंट डू दैट, ऑल ऑफ द टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। फिर भी लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज कैसे करना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ, बट अ वेरी बिग डिस्क्लेमर, केमिस्ट्री में जो ये सब टॉपिक्स है कि मान लीजिए अगर मैंने एक शिफ्ट में देखा कि अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका आ रहा है, हम देख रहे हैं कि यार पी ब्लॉक का तो 12% वेटेज था, दैट मीन्स पी ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सरफेस केमिस्ट्री का 12% है, बट हर शिफ्ट में ये परसेंटेजेस बहुत वेरी कर जाते हैं। एंड ये चीज़ हमने जब लास्ट ईयर वी वेंट लाइव एट द जेई सेंटर्स एंड स्टूडेंट्स ने खुद बोला था कि यार हमें लगा था पिछले शिफ्ट में तो पी ब्लॉक के इतने क्वेश्चन आए तो हम पी ब्लॉक पे को पढ़ के गए, रिवाइज करके गए, पर मेरे शिफ्ट में तो पी ब्लॉक कितना आया, जैसे कि नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो पी ब्लॉक पे क्वेश्चन ही नहीं आया था। तो केमिस्ट्री में ऑनेस्टली कोई भी आपको चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी सब टॉपिक्स है आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको एनालिसिस दूँ इस पूरे में तो यही बताऊंगी, आई जस्ट प्रूव इट टू यू दैट इन एवरी शिफ्ट द डिफरेंसेस इन the percentages are very high. So in this shift surface chemistry 12% आया था। अब मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट शिफ्ट में कितना आया था। नेक्स्ट शिफ्ट में सरफेस केमिस्ट्री वाज ओनली 4%। दैट्स वेरी लेस। तो आप देख रहे हो कि आप ये भरोसा ही नहीं करके जा सकते हो कि अच्छा मैं तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ के जाऊंगा और लास्ट शिफ्ट में मेरे फ्रेंड के पेपर में 12-15% was surface chemistry, so I am going to just be a pro in surface chemistry and ace the chemistry paper. That won't happen. केमिस्ट्री में ऑल द टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी, आई नो इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर यू कि आपको सारे ही टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, पर केमिस्ट्री में आपको थोड़ा स्मार्टली बस ये देखना है कि आप रिवाइज करके जाओ अच्छे से। लास्ट मोमेंट पे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो केमिस्ट्री को, दैट विल बी वेरी टाइम टेकिंग एंड इट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, पर आप ऊपर से सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो आप, कि आपको चीज़ें सही ध्यान रहे। मैं फिर भी आपको एक और शिफ्ट का दिखा देती हूँ, जैसे कि अगर हम इस शिफ्ट को देखते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो पार्ट 1 होता है उसमें से 12% आया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 से 8% आया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 से 28% आया था, फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 से 24%, फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2 से 12% आया था। पर इसमें भी जैसा कि आप देख रहे हो कि मोर और लेस आपका, जैसे कि ये 20% था आपका टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28% था, फिजिकल केमिस्ट्री टोटल मिला के 36% था। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये पर्टिकुलर चीज़ आप छोड़ के जाओ, जैसे कि आप एक शिफ्ट में देखोगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सिर्फ 20% ही आया था तो चलो इसको छोड़ देते हैं, पर एक दूसरे शिफ्ट में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 32% आया था। सो दैट्स वाई इन केमिस्ट्री आप किसी भी एक टॉपिक को पे भरोसा करके नहीं जा सकते हो। अगर उस टॉपिक ने धोखा दे दिया आपको पेपर में कि वो आया ही नहीं, देन यू विल बी इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसलिए केमिस्ट्री में बॉटम लाइन ये है कि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, कोई लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। आप सारे ही टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। हाँ, आपके पास एकदम ही टाइम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो टॉपिक आपको आज तक समझ में नहीं आया है उसको लास्ट डे मत पिकअप करो। सी केमिस्ट्री इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, आप ऐसे लास्ट मोमेंट पर उसको रटने की कोशिश मत करना, ऐसे नहीं होगा। तो जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं उनको स्ट्रेंथ बना के जाइए, पेपर में एक डिसेंट स्कोर करने की कोशिश करिए एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में इतना आपको डिसअपॉइंटिंग चैप्टर वाइज वेटेज नहीं मिलेगा। मैथ्स में आई एम गोइंग टू टेल यू अ बेटर चैप्टर वाइज वेटेज बिकॉज दैट इज अ लिटिल मोर प्रिडिक्टेबल दैन केमिस्ट्री। सो अगर आप पहले वाले शिफ्ट को देखते हैं जिसका मेरे पास डेटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से 8% क्वेश्चन आए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4%, डिफरेंशियल कैलकुलस से 12%, इंटीग्रल कैलकुलस से 12%, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 4%, प्रोबेबिलिटी से 4%, सीक्वेंस एंड सीरीज से 12%, ट्रिग्नोमेट्री से 4%, वेक्टर एंड 3D से 8%, मैथमेटिकल रीजनिंग से 4%, स्टैटिस्टिक्स से 4%, एंड जो ये लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे भी 4%। तो इन द फर्स्ट शिफ्ट दैट हैपेंड इन लास्ट ईयर्स जेई सेकेंड टाइम, सबसे ज़्यादा जो वेटेज थे अब वो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के थे।
एंड उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर हम सिर्फ इस शिफ्ट को देख के एनालाइज करें तो ये कैलकुलस जो है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल को कंबाइन अगर हम करते हैं तो 24% जो पेपर है, 1/4 ऑफ द जो पेपर है दैट कम्स फ्रॉम योर कैलकुलस पार्ट, एंड दैट इज ट्रू। चाहे आप जेई मेन ले लेते, जेई एडवांस ले लेते, कैलकुलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अगर मैं सेकेंड शिफ्ट को देखती हूँ तो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस मिला के 28% था, विच इज इवन मोर देन द अदर शिफ्ट एनालिसिस दैट आई जस्ट सॉ। तो एक चीज तो कंफर्म्ड है, देखिए कि आपका जो कैलकुलस है डिफरेंशियल और इंटीग्रल मिला के वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको अच्छे से करके ही जाना है। मतलब आप बाकी पेपर कितना ही कर ले, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना ही है। अब हम अगर इस पर्टिकुलर शिफ्ट को देखते हैं जिसका मैंने आपके सामने डेटा खोला हुआ है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बाकी जितने भी सेक्शन है वो इक्वली ही इंपॉर्टेंट थे। मतलब किसी भी एक से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। हाँ, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज़्यादा वेटेज थे 8%, पर अगर मैं पिछले शिफ्ट को देखती हूँ तो इसमें जो था आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज का 12% था, राइट। सो फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ टू शिफ्ट्स आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली तो कैलकुलस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक कोई ऐसा टॉपिक रहेगा आपके शिफ्ट में जो कि बाकी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, बट अब वो कौन सा टॉपिक रहेगा वो आपको पहले से नहीं पता होगा। अगर मैं एक और शिफ्ट को देखती हूँ तो वंस अगेन आई कैन सी दैट डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस मेकअप फॉर 28% ऑफ द पेपर। अब इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 8% के वेटेज पे थे, बट प्रोबेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट आया था, सीक्वेंसेस एंड सीरीज भी इंपॉर्टेंट आया था। सो दिस इज अनदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स सेड आफ्टर द जेईई मेन पेपर लास्ट टाइम, दैट सी सीक्वेंसेस एंड सीरीज आर गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर पेपर। चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपके पेपर में 8% एटलीस्ट सीक्वेंसेस एंड सीरीज का आएगा। हाँ, अब अगर आपकी किस्मत अलग निकलती है तो 8% की जगह वो 4% भी चला जाएगा, बट higher chances are that sequences and series are the third most important topic for you. अगर मैं एक और शिफ्ट को देखती हूँ तो इसमें अगेन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस मिला के 28% वेटेज आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12% वेटेज आता है, एंड उसके अलावा सीक्वेंसेस एंड सीरीज अगेन 8% है, वेक्टर 3D अगेन 8% है, बाकी जो टॉपिक्स है वो 4% है। बिसाइड्स दीज शिफ्ट्स मैंने जो बाकी शिफ्ट्स भी एनालाइज करे थे उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपके लिए रैंक करती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स तो वो कुछ इस तरह होंगे: कैलकुलस, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कंबाइंड, then would be your sequences and series, then would be coordinate geometry, then would be permutation and combination, and then would be vector 3D। तो ये अगर आपके पास एकदम ही टाइम की कमी है और आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड ही टॉपिक्स करने तो आप ये 5 टॉपिक जरूर करके जाइएगा। क्या क्या हो गया? वो कैलकुलस हो गया, कैलकुलस के अलावा आपको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, आई थिंक आई टोल्ड यू राइट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड वेक्टर 3D। तो ये 5 टॉपिक आपको करके ही जाने हैं। इसके अलावा जो बिसाइड्स नोइंग द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स व्हाट यू नीड टू नो इज दैट द एग्जाम पैटर्न दिस टाइम इज अ लिटिल डिफरेंट। तो मैं आपको एक बार इस बार का एग्जाम पैटर्न दिखा देती हूँ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव taken mock tests on the basis of the new exam pattern, but ये जो नया पैटर्न है ये आपके लिए थोड़ा सा गेम चेंजर होगा। Why? I'll explain to you. I hope you can see these things on my screen. Right. अगर मैं सिर्फ BE BTech वाले पेपर की बात करूँ जो पेपर 1 है आपका, इस बार आपके जो पेपर में तीन पार्ट्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लाइक ऑलवेज, बट इन पार्ट्स में 2 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन का नाम होगा सेक्शन ए, दूसरे का होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस होंगे एंड वो सारे कंपलसरी होंगे। कंपलसरी इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि आपको मार्क करना ही है, बट ऑल ऑफ देम वुड बी ऑल ऑफ देम वुड हैव देयर ओन पर्टिकुलर वेटेज। जबकि सेक्शन जो बी है उसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिखेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप के होंगे, पर आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा कि आप ऐसा मत करना कि स्क्रीन पे जो पहला सेक्शन बी का क्वेश्चन आया उसको अटेम्प्ट कर लिया। डोंट डू दैट। फर्स्ट गो थ्रू all 10 of the questions and see which are the five questions that you want to attempt। उसमें से आप पिक कर लो कि आपके लिए सबसे इजी कौन सा है। सबकी वेटेज तो सेम ही है, तो आपके लिए जो सबसे इजी है आप उसको अटेम्प्ट करना। ऐसा मत करना कि जो पहला क्वेश्चन देखा उसको कर दिया। डोंट डू दैट, राइट? सो डोंट मेक दैट मिस्टेक।
दूसरी चीज़ जो ये है कि इफ़ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने रिड्यूस सिलेबस वाले बोर्ड से प्रिपेयर करा है, तो ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन का जो पूरा गेम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये देखना है कि उन 10 क्वेश्चन में से 5 कौन से हैं जो कि आपके सिलेबस से आए हैं, और जो 5 आपके सिलेबस के बियॉन्ड थे फिर आप उनको नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू सिलेक्ट द 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी वाइजली। दूसरी जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वो न्यूमेरिकल टाइप का है, तो ट्राई करना कि आप इनको अटेम्प्ट ज़रूर करें अगर हो सकता है। कि देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मल्टीपल चॉइस से, इन द सेंस कि आप ऑप्शंस नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यू विल एक्चुअली हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट डू ट्राई टू, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो एंड दैट्स इट। तो एग्जाम पैटर्न ऐसा रहेगा आपके लिए, एंड आई होप कि आपको जो ये चैप्टर वाइज वेटेज बताया है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा है और आप इसको समझ के कर सकते हैं। मैं आपको गुड लक बोलना चाहूँगी फॉर योर एग्ज़ाम, एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि अगर आप पेपर के बाद अपना एग्ज़ाम एनालिसिस हमको भेज सकते हैं, मे बी यू कैन शूट अ स्मॉल वीडियो एंड सेंड इट टू अस। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करी है, आप अपना वीडियो ज़रूर वहाँ पे भेजिएगा। लेट अस नो हाउ योर एग्ज़ाम वेंट, एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको बहुत अच्छा आप स्कोर करते हैं। एंड रिमेंबर कि ये जो आपका, अगर आप फर्स्ट सेशन में जा रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो बस मैं प्रैक्टिस टेस्ट देने जा रहा हूँ, बिकॉज ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये वाला जो अटेम्प्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सब बच्चे ये सोच के जा रहे हैं कि मैं तो प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, एंड जेईई इज़ अ वेरी रिलेटिव एग्जाम। तो अगर वो सब बच्चे अच्छा नहीं कर रहे और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करके अपने आप को अच्छा कर देते हैं, तो मे बी यू विल टॉप इन दिस, राइट। एंड जेईई में तो परसेंटाइल होता है कि आपने अगर बहुत अच्छा कर दिया, आपका स्कोर नहीं देखा जाएगा, आपका परसेंटाइल देखा जाएगा। तो अगर आपका परसेंटाइल अच्छा हो गया कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट, आपको दूसरे बार उतना अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार में ही अच्छा कर दिया। So anyways, but no pressure. Have fun. Education should all be about fun and learning, and it's not just about exams. I hope you do well, and I hope you are happy with how you perform. And let us know how you did after the exam. Bye.